गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबको मालूम होगा कि एचडीएस इंटर कॉलेज सौरा गांधी बाजार महाराजगंज की तरफ से ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। अब आप यूट्यूब चैनल से जुड़ करके भी जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उन सभी टॉपिक को यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। चैनल का नाम है साइंस सक्सेस। साइंस सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो है आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी नए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसके बारे में आपको जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, जो मैं बायोलॉजी का इंटर क्लास 12 बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वंशांगत कमेंडली आधार पर चर्चा कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो है पहले आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकी लक्षण क्या है या आनुवांशिकी क्या है, मेंडल के जीवन इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त किया था। तो इन सब जो पहले पार्ट में हम लोगों ने अध्ययन करने के बाद आज हम आपको पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि जो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया वह किन किन तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित था या मेंडल की सफलता के कौन कौन से कारण थे। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मेंडल एक प्रमुख गणितज्ञ भी थे। आप कह सकते हैं कि इनको गणित की अच्छी जानकारी थी, जिसकी वजह से ये क्रॉस कराए और लक्षणों को एक डाटा के रूप में व्यवस्थित करते चले गए और उन्होंने देखा कि मटर के पौधों में 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके बारी बारी से क्रॉस कराया। तो यहाँ पर देखेंगे आप मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया और मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधे पर चुने गए 7 युग्म विकल्पी या विपरीत जो लक्षण है वो कौन कौन से हैं उसको ध्यान में रखेंगे। जो 7 युग्म विकल्पी या अल्टरनेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं, विपरीत जो लक्षण होते हैं उसको आप समझ लेंगे। जैसे विपरीत आप जानते ही होंगे कि अगर जो 7 जोड़ी लक्षणों में उन्होंने विपरीत लक्षण चुना तो एक लाल है तो एक सफेद है। इन दोनों लक्षणों को कंबाइन करके उन्होंने एक रिजल्ट प्राप्त किया। वो जो है आगे चल करके संकरण, जब आप पढ़ेंगे संकरण, एक संकर क्रॉस दो संकर क्रॉस, तो अभी आपको बताया जाएगा इसमें। तो ये 7 जो युग्म विकल्पी विपरीत जो लक्षण हैं वह कौन कौन से लक्षण हैं इसको पहले देख लेते हैं। लक्षण या गुण, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। यहाँ पर एक शब्द आया है प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी को कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर और अप्रभावी को कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। प्रभावी का मतलब ऐसे लक्षण जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, प्रदर्शित करते हो, उन्हें हम प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। और ऐसे कैरेक्टर विच आर हिडन, कह सकते हैं जो लक्षण छिप जाते हैं, अपने आप को एग्जिबिट या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को दिखा नहीं पाते, प्रदर्शित नहीं कर पाते, ऐसे लक्षण को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे आप देखें लाल और सफेद, तो लाल जो होता है वो प्रभावी लक्षण है और सफेद जो होता है वो अप्रभावी लक्षण है। लंबा और बौना, लंबा क्या है, अपने आप को लंबा जो है वो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है और प्रभावी क्या है उसका, बौना है। छोटा नहीं कहेंगे आप, बौना कहेंगे। तो ऐसे लक्षणों को देख लेते हैं। बीज, सबसे पहला इसका जो गुणों ने सिलेक्ट किया, बीज की आकृति, बीज की आकृति शेप ऑफ सीड्स, उसमें 2 देखे उन्होंने कि एक इसका जो प्रभावी लक्षण बीज की आकृति वाला जो मिल रहा है हमें रिजल्ट, वो एक गोल मिल रहा है तो एक झुर्रीदार मिल रहा है। दूसरा देखा उन्होंने कि बीज का रंग, तो बीज का कलर ऑफ सीड्स जिसको देख रहे हैं कि पीला और हरा है। अर्थात जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें 2 तरह के इनको अल्टरनेटिव कैरेक्टर वाले बीज मिले, एक पीला था और एक हरा था। जो तीसरा है पुष्प का रंग यानी कलर ऑफ फ्लावर्स, जो लाल है और सफेद है, यानी 2 अल्टरनेटिव जो कैरेक्टर से विपरीत लक्षण थे, एक लाल और एक सफेद। और चौथा है आपका फली की आकृति। फली की आकृति में एक फली जो मिला वो इन्फ्लेटेड या फुली हुई मिली और दूसरा एक पिचकी हुई फली इनको प्राप्त हुआ। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी कैरेक्टर हैं। फली का रंग में एक हरा है और दूसरा पीला है, तो हरा और पीला एक दूसरे के अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स हैं या विपरीत लक्षण है। हरा जो है पीला पर क्या होगा, प्रभावी होगा, हरा पीला पर प्रभावी होगा, यानी हरा जो है प्रभावी लक्षण है, पीला और प्रभावी लक्षण। इसी तरह से गोल झुर्रीदार पर गोल प्रभावी है, हरा पर पीला प्रभावी है, सफेद पर लाल प्रभावी है। इसकी जो बीज है या फली की आकृति है वह जो है खुली हुई वो प्रभावी है उस पर। ऐसे ही जो है आप देखेंगे जो पुष्प की स्थिति, पुष्प कहाँ लग रहे हैं, तो जो पुष्प लगते हैं वो 2 तरह के इसमें पुष्प लगते हैं मटर के पौधे पर। जो पाइसम सटाइवम जो पौधा है उसमें 2 तरह के जो पुष्प देखने को मिलेंगे। एक होता है कक्षस्थ, यानी जो कक्षों पर लगा होता है, ऐसे जो पुष्प जो कक्ष पर लगे होते हैं उन्हें हम पुष्प कक्षस्थ कहते हैं। और अग्रस्थ का मतलब जो टर्मिनल पार्ट है उसके एपेक्स पार्ट पर जो है लगे रहते हैं उसको हम अग्रस्त उसकी स्थिति बोलते हैं। तो जो अकस्थ है वो प्रभावी लक्षण है और अग्रस्त जो है अप्रभावी लक्षण है। इसी तरह से देखेंगे हम पौधे की लंबाई, तो कुछ पौधा उन्होंने देखा कि कुछ लंबे हैं और कुछ बौने हैं। तो लंबा जो है प्रभावी लक्षण और बौना ड्वार्फ जो है वो
अप्रभावी लक्षण है या इसको रेसिव कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपको हम बताएं कि मेंटल की सफलता के कारण क्या थे। तो मेंटल की सफलता के कारण इनका सबसे महत्वपूर्ण था कि सेलेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मीन्स इन्होंने जो अपने प्रयोग में जो पौधा चुना, जो मटेरियल चुना, वह सौभाग्य से मटर का पौधा निकला। शायद अगर मटर के पौधे पर अपना प्रयोग नहीं करते तो शायद वह अपने रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन सौभाग्य की बात है कि उनको मटर के पौधे पर उनके दिमाग में ऐसी जागरूकता आई और उन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। ये कारण क्या है कि मटर के जो पौधे होते हैं उसमें 7 जोड़ी जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको आसानी से उनको मिल जाते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है संकरण की विधि, पहला तो उन्होंने मटर के पौधे पर सिलेक्ट किया, उसमें 7 जोड़ी जो अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स हैं उसको मैंने बताया कि मटर के पौधे पर ये 7 जोड़ी लक्षण वाले कैरेक्टर जो आपको दिख रहे हैं ये मटर के पौधे पर ही संभव है। अन्य में अगर आप देखें तो यह जो है आप प्रत्येक जो कि एनुअल प्लांट्स होते हैं आप इसको वर्ष में 2 बार भी उगा सकते हैं और इसको जो अपने अकॉर्डिंग इनको इमेस्कुलेशन के द्वारा परागण क्रिया कर सकते हैं। परागण मतलब क्या होता है कि परागण का मतलब होता है कि जो पुष्प के जो जनन अंग हैं, पुष्प के जनन अंगों के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। जो पुष्प के जनन अंग हैं वह एक नर जनन अंग और एक मादा जनन अंग, जो जैसे ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस आपको बता दें, ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस ये जो है सरसों का बॉटैनिकल नाम है। आप सरसों का पौधा तो सभी लोगों ने देखा होगा, लगभग सभी लोगों ने देखा होगा, उसके पुष्प को भी देखे होंगे। तो सरसों का जो पुष्प रहता है वह इस तरह से आप देखेंगे, ऐसे देखेंगे पुष्प लगा रहता है, तो पुष्प रहता है। अब इसमें देखेंगे आप जो बीच वाला पार्ट है इसको हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच वाले पार्ट को हम स्टाइल या वर्तिका बोलते हैं और ये अंदर वाला जो भाग है इसको हम अंडाशय या ओवरी के नाम से जानते हैं। अब ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कह सकते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वर्तिका और अंडाशय, यह 3 जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं यह पुष्प के मादा जनन अंगों के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पे इस पार्ट को कहते हैं जो इधर से दिख रहा है, इधर दिख रहा है नंबर आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ एंड्रोशियम इन द ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस इज 6 एंड टेट्राडाइमेंशनल रीजन इसमें पाया जाता है, चतुर्दिर्घिक पुंकेसर इसमें पाए जाते हैं। अब इसमें देखेंगे ये जो ये संरचना है इसको हम कहते हैं, आप याद रखेंगे इसको कहेंगे एंथर माने इसको कहते हैं हम, आप कह सकते हैं एंथर माने परागकोश। ये होता है फिलामेंट माने तंतु, और जहाँ से जुड़ा रहता है, जहाँ से जुड़ा उसको कहते हैं कनेक्टिव मीन्स होता है योजी। कनेक्टिव मीन्स क्या होता है? योजी। तो ये जो एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव, यह 3 जो चीजें हैं वह पुष्प के नर जननांग के भाग हैं और यह स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, यह जो 3 हैं वह पुष्प के मादा जननांगों के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने अभी एक शब्द यूज किया था परागण की क्रिया, तो ध्यान देंगे कि ये पुष्प के जो नर जननांग के जो पुंकेसर होते हैं उसमें परागकोश पाया जाता है। क्या है? परागकोश। और इसी में पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो परागकण के नाम से जाना जाता है, तो ये परागकण पाउडर जैसा होता है। यह परागकण जो है यह कहाँ आता है? इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो जब यह परागकण पुष्प मैच्योर हो जाता है तो परागण आप कह सकते हैं कि परागकोश से परागकण निकल करके स्त्री केसर या मादा जननांग के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, पुष्प के नर जनन को मैंने क्या बताया? एंड्रोशियम या पुमंग भी कह सकते हैं, पुमंग कह सकते हैं। अब यह पुमंग के परागकोश से परागकण यानी पोलन ग्रेन्स परागकण निकल करके इसके पुष्प के स्त्री केसर यानी जाइलोसियम वाले पार्ट पर इसके स्टिग्मा मीन्स क्या? स्टिग्मा मीन्स वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण क्रिया कहते हैं। अभी परागण भी 2 प्रकार का होता है, आप देखेंगे एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या किया कि आप देखेंगे कि नेचुरली यह स्वपरागित हो जाते। अगर हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपना रिजल्ट प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से इसमें अपने सेल्फ ही परागण क्रिया हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि नेचुरली
खेत में पौधा लगा हुआ है और उसमें पुष्प लगे और उससे इसमें फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाती है। अर्थात स्वपरागण का मतलब जब परागकण उसी पुष्प के उमंग से या परागकण निकल करके उसी जाति के पौधे के पुष्प पर उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। आप पर परागण मतलब तो इसका पोलन ग्रेन से आप परागकण जो है उसी जाति या किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसको हम पर परागण की क्रिया कहते हैं। तो मेंडल ने क्या किया कि सबसे पहले जिनको परागित करना है तो उनके जो इमैस्कुलेशन के द्वारा, विपुंसन क्रिया के द्वारा इनके एंथर को रिमूव कर दिया। एंथर मतलब जिसमें से परागकण है मैच्योर होने से पहले ही, मैच्योर यानी परिपक्व होने से पहले ही इस पराग कोष को ही रिमूव कर दिया, हटा दिया, ताकि इससे स्वतः या सिर्फ या स्वपरागण की क्रिया न हो सके, या इसको कट कर दिया, बांध दिया, ताकि इसमें से पराग निकल करके इसकी वर्तिकाग्र पर न आए। सारे जितने भी इधर पराग कोष हैं सभी पराग कोष को रिमूव कर दिया। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एंथर इन द इन्फ्लोरेसेंस दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। मतलब विपुंसन की क्रिया कोई पूछ देता है कि विपुंसन से आप क्या समझते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एंथर को बांध दिया जाए। टैगिंग बैगिंग अभी आप पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। तो पुष्प की हम बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे, पुष्प के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके नर जनांग, मादा जनांग, उसका फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होते हैं जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले यहाँ पर थोड़ी शब्दों में मैं यहाँ बता दूँ आपको कि इमैस्कुलेशन वह प्रक्रिया है या विपुंसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पुष्प में स्वपरागण होने से बचाने के लिए उसके जो उमंग के भाग में जो परागकोष पाया जाता है उसको या तो बांध देते हैं या तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मेंडल ने क्या किया कि इस परागकोष को रिमूव कर दिया, ताकि इसमें स्वतः या सिर्फ या स्वपरागण की क्रिया न हो पाए, तो पर परागण इसमें कराया जा सकता था। तो ये जो है सबसे पहले मेंडल के सफल होने के कारण में आप देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने सेलेक्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल रहा उनका पाइसम सटाइम रहा, वो भी इनको मदद किया इनको आगे बढ़ने में, इनको सफल होने में। ठीक है, तो पहला एक महत्वपूर्ण कारण है सिलेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। एंड सेकेंड आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं या आप कह सकते हैं क्रॉसिंग मेथड यानी संकरण की विधि। इन्होंने संकरण की विधि में क्या किया, पर परागण क्या कहते हैं, पर परागण इसमें हो सकते थे, अतः इसमें विपुंसन के द्वारा अपने अनुसार यह पर परागित भी कर दिए। पर परागित करने का कारण था इनका कि किसी दूसरे पौधे के गोल बीज वाला, किसी दूसरे पौधे के उसी जात के किसी दूसरे पौधे के झुर्रीदार और प्रभावी लक्षण के द्वारा हम क्रॉस कराते हैं, तो अगला रिजल्ट हमारा क्या बनेगा। तो यह पर परागण की क्रिया इसमें आसानी से हो सकती थी, जिसके द्वारा जो है वह दूसरा इनका जो हम सफल होने के महत्वपूर्ण कारणों में आता है संकरण या क्रॉस मेथड। तीसरा हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसको हम कह सकते हैं कार्य करने की विधि में देखें तो इन्होंने निरंतर, क्योंकि अगर किसी मानव जात पर प्रयोग किए होते, किसी जीवधारी पर प्रयोग किए होते, किसी अन्य प्लांट्स पर अगर ये एक्सपेरिमेंट किए होते, तो शायद इनको कार्य करने में ज़्यादा समय का उपयोग करना पड़ता। कारण कि ये पौधे जो होते हैं 6 महीने में अपना ऑलरेडी अपना पुष्प दे देंगे, अपनी लाइफ साइकिल को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अन्य पौधे जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो काफ़ी दिनों की होती है, और उसमें आसानी से न गोल आपकी झुर्रीदार भी सेपरेट कर पाएंगे, लाल सफ़ेद पुष्प को नहीं देख पाएंगे, हरा पीला लंबा बौना पौधे को सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत होती। तो उन्होंने जो कार्य किया इस पर मटर के पौधे पर, तो देखा कि इसमें जो 7 जोड़ी लक्षण है बहुत आसानी से उनको मिल गए, और इन्हीं 7 जोड़ी लक्षण पर अपना कार्य किया, तो इनका एक जो कार्य विधि थी वो भी बहुत प्रभावी थी, जिसके कारण ये सफल हुए। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, अभी तक हम आपको बताएं कि वंशागत का मेंडलीय आधार पार्ट 2 में कि मेंडल के मटर के प्रयोग पर जो उन्होंने 7 जोड़ी लक्षण चुना वो कौन कौन से थे, और उन 7 जोड़ी लक्षणों में प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है। साथ ही साथ हमें भी देखें कि मेंडल के सफल होने के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं। तो मेंडल के सफल होने के महत्वपूर्ण कारण को परीक्षाओं में पूछ देता है कि गिव द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल। तो आप बता सकते हैं कि मेंडल के सफलता के कारण कौन कौन से थे। सेलेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, यानी प्रायोगिक जो वस्तु थी या मटेरियल जो था वह उनका क्या था, पाइसम सटाइम था, और उसके बाद 7 जोड़ी लक्षण उनमें आसानी से देखने को मिल जाते थे। वो आप देख सकते संकरण की क्रिया, इसमें संकरण जो है पर परागण की क्रिया आसानी से इसमें कराया जा सकता था। तीसरा इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो कार्य करने की विधि थी वह बहुत ही एक सिस्टमेटिक थी, और उन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों को ध्यान रख करके बारी बारी से क्रॉस किया और सभी डाटा को एकत्रित करते चले गए, आगे चल करके वही नियम के रूप में उसको व्यवस्थित करेंगे। अब देखेंगे कि मेंडल के नियमों में प्रयुक्त जो शब्दावली है,
जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इसको भी मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे शब्द पूछ देते हैं परीक्षाओं में, टिप्पणी के रूप में पूछ देते हैं, जैसे जीन क्या है या फैक्टर्स क्या है, युग्म विकल्प या एरोमार्क क्या होता है, समयुग्मजी या विषम युग्मजी क्या होता है, लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप, जीनोटाइप है, जीनोटाइप क्या होता है, एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, द्विसंकर संकरण जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ये क्या होता है, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, F1 पीढ़ी, कभी बार बार नाम लेंगे F1 पीढ़ी, कभी नाम लेंगे F2 पीढ़ी। तो आप आज ही समझ लीजिए कि F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी और F2 द्वितीय पीढ़ी क्या होती है। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, जीन क्या होता है। देखिए, जीन जो शब्द है सबसे पहले जॉनसन ने दिया था। तो जब मेंडल अपना प्रयोग कर रहे थे उस समय जीन शब्द नहीं यूज में आया था, उस समय वो एलील कहते थे या फैक्टर कहते थे। ये जो है फैक्टर जो आज हम जीन के नाम से जानते हैं, वही जो है मेंडल ने उसको एलील या फैक्टर कहा। तो जीन क्या होता है, आप जीन कभी पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय जीन्स, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो क्लास नहीं करते हैं और गुरुजनों के संपर्क में नहीं रहते हैं। तो जीन्स, जब जीन सिंगुलर नंबर में है और जीन्स क्या लिख देता है प्लूरल नंबर में, तो जीन सिंगुलर नंबर और उसका प्लूरल क्या होता है जीन्स। तो जब वर्ड पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय जीन्स या जीन्स किसे कहते हैं, तो तमाम तरह के प्रश्न को भाषा लेकर के चले जाते हैं। जैसे जीन्स जो कपड़े के बारे में अपना चर्चा करने लगते हैं कि वो जीन्स का कपड़ा मोटा होता है, ज़्यादा बटन होते हैं ज़्यादा उसमें, और सारी चीज़ें अपनी विशेषता बताना शुरू कर देते हैं और नाम के आधार पर। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है। आप इसके फैक्ट को समझें कि जीन क्या होता है। तो जीन आपको साधारण शब्दों में बताऊं कि जीन्स जो होता है वह आनुवंशिकता की इकाई है या डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। मैं आगे चलकर के डीएनए के बारे में बताऊंगा, डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद बेसेंशियल और स्टेहर का प्रयोग, ठीक है, उसमें लॉगिंग स्टैंड और जो है लिविंग स्टैंड्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर केवल इतना बता दें आपको कि जीन क्या होता है। तो जीन आनुवंशिकता की क्या है, इकाई है, डीएनए के खंडों के द्वारा बने होते हैं और ये जीन के द्वारा ही माता पिता के लक्षण उनके संतानों में पहुँचते हैं। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कमेंट्स। आप इसमें जो है टिप्पणी में लिख सकते हैं कि जीन क्या है, आनुवंशिकता की इकाई है और जीन के द्वारा ही माता पिता के लक्षण उनके अगले संतति में पहुंचते हैं, अगले वंशों में पहुंचते हैं। ठीक है, इसी को मेंडल ने फैक्टर के नाम से भी कहा था। अब देखेंगे इसको युग्म विकल्पी या एलोमार्क क्या होता है। युग्म विकल्पी या एलोमार्क, युग्म विकल्पी, युग्म माने जोड़ा, अब विकल्प माने क्या, अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स। सपोज दैट आप यूज कर रहे हैं राउंड के लिए या रेड के लिए आप यूज करते हैं स्मार्ट कैपिटल आर, और ये हो गया आपका लाल, और एक सफेद के लिए आप यूज करते हैं, सफेद के लिए आप यूज करते हैं स्मॉल आर। यानी रेड और व्हाइट के लिए आप एक इसी को कह सकते हैं नील, कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। अब इसी दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो बनेगा क्या, कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। इसी तरह से लंबा टी, बौना स्मॉल टी, कैपिटल टी लंबा के लिए, ये लंबा के लिए, और स्मॉल टी क्या है, बौना के लिए, ड्वार्फ के लिए। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, यानी संकर की स्थिति बन जा रही है। दोनों को मिला देने पर क्या हो गया, संकर की स्थिति प्राप्त हो गई, हाइब्रिड हो गया। तो इस क्रिया को यानी जोड़ा बना, जोड़ा किसका बना, और दो अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स का है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स जो है यह जब एक साथ जुड़ गए तो युग्म विकल्पी या एलोमार्क का कंडीशन इसको कहा जाता है। कह सकते हैं जब दो विरोधी कैरेक्टर्स एक साथ जुड़ते हैं तो एक संकर की स्थिति प्राप्त होती है, जिसको हम युग्म विकल्पी या एलोमार्क कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में साइंस सक्सेस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट में जाकर के निश्चित रूप से इस चीज को आप कहेंगे तो आगे मैं बताऊंगा। अभी आगे पढ़ेंगे भी इसको। आगे हम देखते हैं कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में भी ये अंतर पूछ देता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, समयुग्मजी सम माने क्या होता है, समान, विषम माने क्या होता है, असमान। तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, तो समयुग्मजी क्या होता है, जिसमें दोनों युग्मक जो गैमेट्स होते हैं, जिसमें दोनों युग्मक यानी समान हो। जैसे एक मैंने बताया दोनों एलील, जैसे एक आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे एलील। हमेशा जो गुणसूत्र होते हैं आप जानते हैं कि जोड़े में रहते हैं, ठीक है, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन के समय जनन कोशिकाओं में अगुणित हो जाते हैं और एक सेट जो होता है क्या कहते हैं मेल से और एक सेट फीमेल से मिलकर के फिर डिप्लॉय हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे अगर दोनों एलील समान हैं, दोनों एलील समान है, कैपिटल आर और कैपिटल आर, इसी तरह से हम कैपिटल टी अगर दोनों एलील्स एक दूसरे के समान है तो इसको हम कहते हैं समयुग्मजी। क्या कहेंगे, समयुग्मजी। अब से देखिएगा, अगर दोनों ये समयुग्मजी यानी होमोजाइगस कंडीशन कहलाएगा। अगर इसी के द्वारा है और भी हम समझ सकते हैं, ये कैपिटल आर है, कैपिटल टी है, इसी तरह से स्मॉल टी
सॉरी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्मॉल आर, और यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल टी। अब ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों कंडीशन है, दोनों स्मॉल आर है, दोनों कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल टी है, दोनों कैपिटल टी है। यह दोनों तरह की जो स्थिति होती है वो समयुग्मजीय या होमोजाइगस कंडीशन कहलाता है। यानी वह युग्मकों के समान रूप को हम क्या कहेंगे? समयुग्मजीय कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। विषम युग्मजीय, अगर मान लीजिए एक प्रभावी लक्षण वाला कैपिटल आर है और एक अप्रभावी वाला स्मॉल आर है, इन दोनों को युग्मक अलग अलग स्थिति में है, एक प्रभावी है तो एक अप्रभावी है, तो इस घटना को यानी कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन मींस विषम युग्मजीय। क्या हो जाएगा ये? विषम युग्मजीय। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके होंगे। समयुग्मजीय माने जिसमें युग्मक समान होते हैं, विषम युग्मजीय जिसमें युग्मक समान नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन को आप भली बात इसको रफ और पेन लेकर के बैठें, जो कुछ मैं इसको इंपॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं उसको नोट करते रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि पूछा है लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप, इसको हम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप के नाम से भी हम जानते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिस बिंदु पर मैं चर्चा कर रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको निश्चित रूप से पेन डाउन करें और इसको समझें कि आखिर है क्या। जैसे लक्षण प्ररूप या जीन प्ररूप, दोनों में अंतर पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। इसका भी हम अल्टरनेटिव जो कीवर्ड है इसको भी मेंडल के नियमों में हम इसकी व्याख्या करेंगे और इसके बारे में समझेंगे भी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप मीन्स क्या मैंने बताया? लक्षण प्रारूप। और क्या है जीनोटाइप माने क्या है? जीन प्रारूप। अब देखेंगे लक्षण प्रारूप क्या होता है। लक्षण प्रारूप देखिए, जो विजिबल कैरेक्टर्स हैं, जो दृश्य आपके लक्षण, जैसे मान लीजिए कोई पौधा आप देख रहे हैं, उसमें तुरंत देखने पर पता चल जा रहा है कि ये लाल पुष्प इसमें लगे हैं, ये सफेद पुष्प लगे हैं। पौधे की लंबाई देखने पर पता चल जा रहा है कि ये लंबे हैं और बौने हैं। तो देखने के तुरंत बाद जो विजिबल कैरेक्टर हैं, जो अपने आप को डायरेक्ट एक्सप्रेस कर देते हैं, वह जो कहलाते हैं फिनोटाइप लक्षण कहलाते हैं, लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। फिर से समझेंगे कि देखने पर तत्काल जो आप देखते हैं उसमें अंतर कर लेते हैं कि ये लाल पुष्प है, सफेद पुष्प है, पौधा लंबा है, पौधा क्या कहते हैं बौना है, और उसमें बीज के अकॉर्डिंग बीज का जो प्रभावी लक्षण जो गोल है तो झुर्रीदार है, देखने तत्काल आप जो है उस अंतर कर लेते हैं, देख करके अंतर कर लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? लक्षण प्रारूप। और यह लक्षण चाहे लंबा हुआ तो किसके कारण होगा, बौना हुआ तो किसके कारण होगा? वह जीन के कारण होता है। तो जीन के कारण जब ऐसी कंडीशन उसके अंदर लक्षण आते हैं, या पुष्प के रंग में लाल और सफेद जीन के कारण ही तो उसके अंदर ऐसे लक्षण आते हैं। तो जब हम जीन की बात करते हैं, जीन के कारण होने वाले उसके लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं, तो यह कहलाता है जीन प्रारूप। तो आप फिर से समझेंगे लक्षण प्रारूप यानी विजुअल, दोज विजुअल कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी ऐसे लक्षण, देखने वाले लक्षण जो अपने आप को व्यक्त करते हैं उसको हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। इसको आसानी से हम देख सकते हैं। और जीन प्रारूप जो होता है उसके जीन की संरचनाओं के बारे में देखेंगे, किस जीन के कारण वह लाल हो रहा है या किस जीन के कारण वह सफेद पुष्प हो रहा है। तो जब इसके बारे में स्टडी करते हैं तो ये जीन प्रारूप कहलाता है, और इसके बारे में स्टडी करते हैं तो ये लक्षण प्रारूप कहलाता है। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संकर संकरण, क्योंकि इसमें लिखा है मोनो, मोनो मीन्स आप जानते हैं मोनो माने एक, बाई माने दो, या डाई माने दो, ट्राई माने तीन, टेट्रा माने चार, पेंटा माने पाँच, हेक्सा माने छः। ये केमिस्ट्री की भाषा में यूज किया जाता है। तो ये मोनो हाइब्रिड यानी एक संकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस, ये भी अंतर पूछता है कि एक संकर क्रॉस। एक चीज आपको हम बताएंगे कि जब आप मेंडल के नियम के बारे में पढ़ें तो जहाँ संकर शब्द है, वो संकर शब्द जो है हमेशा जो है स जो लिखेंगे वो छोटे स से लिखेंगे, बड़ा वाला स नहीं लिखेंगे, जैसे इस तरह से स बनाया जाए। तो ये जो होता है शंकर भगवान के लिए यूज किया जाता है। तो ये मतलब इस शंकर को आप जब लिखेंगे तो छोटा सा ही लिखेंगे। एक शंकर क्रॉस और एक क्या है?
क्रॉस कहिए या चाहे संकरण कहिए, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस, कभी कभी दोनों में अंतर कर देता है। इसको ध्यान रखेंगे, एक संकर यहाँ क्या लिखा है द्विसंकर, एक संकर और द्विसंकर। तो एक संकर का मतलब क्या होता है, जब हम ऐसा संकरण कराते हैं जिसमें उनके लक्षण जो होते हैं केवल एक ही जोड़ी होते हैं, अर्थात जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। प्लीज पेन डाउन इट, एक क्रॉस के बारे में या मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, कि जब एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो यह एक संकर क्रॉस कहलाता है। और जब इसी का जब दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर के क्रॉस कराते हैं तो वह द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। जैसे एक संकर क्रॉस, जैसे मान लीजिए मैं लाल के लिए कैपिटल RR यूज किया और सफेद के लिए स्मॉल RR, मतलब लाल पुष्प है और ये क्या है सफेद पुष्प है, तो कैपिटल R स्मॉल R दो अल्टरनेटिव जो है आपको कैरेक्टर मिले। और यह जब हम एक जोड़ी यानी एक लाल है तो और एक सफेद है, लाल है और एक सफेद है, तो लाल एक सफेद यानी लाल और सफेद कितने हो गए दो, तो दो को क्या कहेंगे एक जोड़ा। तो एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर के क्रॉस कराते हैं तो ये कहलाता है एक संकर क्रॉस। और इसके विपरीत इधर जाएंगे तो द्विसंकर क्रॉस, जैसे आप गोल पीला कह रहे हैं, गोल पीला और हरा झुर्रीदार। तो गोल पीला क्या है, गोल के लिए हम RR यूज कर लिया राउंड, और एक कैपिटल Y, क्योंकि पीला यहाँ पर देखेंगे गोल क्या है प्रभावी है और पीला क्या है यहाँ पे जो बीज का रंग है वह प्रभावी, ये भी है तो ये प्रभावी इधर हो गया। और इसी का अप्रभावी देखेंगे तो स्मॉल y। तो यहाँ पर देखेंगे एक लक्षण यह है, एक लक्षण यह है, तो एक जोड़ी तो यही हो गए, फिर एक लक्षण यह है, एक लक्षण यह, यानी ये चार आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो चार होता है कितना जोड़ा होता है दो जोड़ी, यानी जब दो जोड़ी, अब परिभाषा से लिखेंगे द्विसंकर क्रॉस का, कि जब दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर के क्रॉस कराते हैं तो यह द्विसंकर क्रॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसी तरह से तीन जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर के क्रॉस कराया जाए तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस या त्रिशंकर क्रॉस के नाम से जाना जाता है। प्यारे छात्र और छात्राओं, आगे बढ़ रहे हैं, आप इसको उम्मीद करते हैं कि पेन डाउन कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे इस बात को। आगे हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसी पर पहला नियम आधारित आपका है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण जिसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, प्रभावी लक्षण और क्या है अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण को हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं और अप्रभावी को हम रेसेसिव कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब देखेंगे प्रभावी लक्षण क्या है, दोज कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, मैंने बताया कि ऐसे लक्षण जो अपने आप की अभिव्यक्ति कर देते हो वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे लाल और सफेद में दो पुष्पों में देखा जाए तो प्रभावी कौन दिखेगा लाल, तो लाल क्या हो गया प्रभावी लक्षण, और सफेद क्या हो गया अप्रभावी लक्षण। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रभावी जितने भी लक्षण यहाँ पर लिखा गया प्रभावी वाला है और इधर जितने लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण है। इसी तरह मैंने बताया कि लंबा क्या है प्रभावी है और बौना क्या है अप्रभावी है। तो लंबा और बौना यानी दो शब्द यूज किए जाते हैं, लंबा बौना, लाल सफेद, पीला हरा, ये सब यूज किए जाते हैं। तो एक तरफ प्रभावी लक्षण, दूसरी तरफ क्या अप्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण अपने आप को व्यक्त करता है और अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है, अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है, ध्यान देंगे। अब एक चीज और आपको हम बता दें कि F1 पीढ़ी, इसको प्रथम पीढ़ी के नाम से जानते हैं, और F2 यानी द्वितीय पीढ़ी। देखिए सपोज है कि कोई माता है और पिता, ठीक है, अब इनसे जो डायरेक्ट जो संतति उत्पन्न हुआ यह F1 पीढ़ी कहलाएगा, F1 पीढ़ी कहलाएगा। यानी माता पिता से डायरेक्ट जो संतान उत्पन्न हो रहा है F1 पीढ़ी कहलाएगा। फिर इन संतति में एक मान लीजिए, फिर इसके बाद आया इन संतति जो प्राप्त हुए इनके द्वारा फिर माता और पिता, मतलब आगे चल करके माता पिता बनेंगे भी, फिर ये माता पिता बने और माता पिता के द्वारा फिर अगली संतति का निर्माण हुआ। अब ये संतति जो होगा वह F2 जनरेशन कहलाएगा, द्वितीय पीढ़ी कहलाएगा। अब पीढ़ी जैसे आप जानते ही हैं कि कहते हैं कि
पहली पीढ़ी की बात है, दूसरी पीढ़ी की बात है, तीसरी पीढ़ी की बात है, अर्थात उसके बाद उनका बच्चा, बच्चे से फिर बड़ा हुआ, बच्चे से बड़ा हुआ फिर वो पिता बना, पिता से फिर वो बच्चे उत्पन्न किए तो क्या कहते हैं उनके बच्चे तैयार हुए, फिर उनके बच्चे से उनके बच्चे तैयार हुए। इस तरह से हम देखेंगे तो यह पीढ़ी जो है या संतति, माता पिता डायरेक्ट जो बच्चे उत्पन्न हुए इसको प्रथम पीढ़ी, उसके बाद इनसे संततियों के द्वारा फिर जो इसका निर्माण हुआ वह दूसरी पीढ़ी कहलाती है। अब आगे हम देखते हैं कि मेंडल के कौन कौन से नियम हैं, मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित कितने नियम दिए थे। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, अब हम समझते हैं कि आप जो है मेंडल के नियमों में जो प्रयुक्त शब्दावली है इसको आप समझ चुके होंगे। अब हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिस आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेंडल के कौन कौन से नियम हैं और वह किस तरह से अपना अवसंकरण कराया था। तो मेंडल के नियम, मेंडल के आनुवंशिकता संबंधित नियम, मेंडल के नियम के नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ मेंडल्स, यह इसको हम जानते हैं। तो मेंडल ने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। वैसे 2 नियम में ही चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उस 3 नियम जो बताएंगे इसके बारे में भी हम। तो सबसे पहले क्या था? ये प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, आप इसको पेन डाउन कर लेंगे, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या दिया उन्होंने? युग्मकों के शुद्धता का नियम, युग्मकों के शुद्धता का नियम, युग्मकों के शुद्धता का नियम, या इसी को कहते हैं युग्मकों के पृथक्करण का नियम, युग्मकों के पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस याद कर लेंगे, अंग्रेजी भी लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रभाविता का नियम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। युग्मकों के शुद्धता का नियम क्या है? तो युग्मकों के शुद्धता का नियम, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, अभी हम लिखेंगे। युग्मकों के पृथक्करण का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन। अब थर्ड जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में आप क्या देखेंगे कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहते हैं। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, अब हम जो है मेंडल के जो प्रथम नियम है, कभी पूछ देता है कि मेंडल के प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं, मेंडल के द्वितीय नियम से आप क्या समझते हैं, मेंडल के तृतीय नियम से आप क्या समझते हैं, यह नाम नहीं लिखता प्रभाविता का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम नहीं लिखता है। तो आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि मेंडल का प्रथम नियम मतलब क्या होगा? प्रभाविता का नियम। मेंडल का दूसरा नियम मतलब क्या होगा? युग्मकों की शुद्धता का नियम। और मेंडल के तृतीय नियम का मतलब क्या होगा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हम मेंडल के प्रथम नियम, जिसको हम प्रभाविता के नियम से जानते हैं, अब ये प्रभाविता का नियम क्या है इसको हम देखते हैं। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम पहला क्या है आपका? मेंडल के नियम में, मेंडल के नियम में पहला है प्रभाविता का नियम। आप नोट करते चलें, प्रभाविता का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि आपको ऐसे ही पता चल गया डोमिनेंस यानी प्रभावी लक्षणों के बारे में अध्ययन करना और अप्रभावी लक्षणों के, तो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसमें क्या बताया? तो आप कह सकते हैं मेंडल की प्रभाविता के नियम के अनुसार या मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार, मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता। यानी फिर से नोट करेंगे, लॉ ऑफ मेंडल्स या ने बताया पहला नियम जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि प्रभाविता का नियम के अनुसार या मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देते। मतलब कह सकते हैं द डोमिनेंट कैरेक्टर विल exert itself
रेसिव कैरेक्टर विल बी हिडन, मतलब जो छिपता है वो अप्रभावी लक्षण छिप जाता है और प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करें, इन्होंने प्रयोग कैसे कैसे किया, तो इसको हम बताते हैं आपको प्रभाविता का नियम किस तरह से इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो पहले आप इसकी परिभाषा को याद रखेंगे कि प्रभाविता का नियम अगर आता है तो आप कैसे उसको परिभाषित करेंगे कि मेंडल के प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम क्या है। तो आप बताएंगे कि मेंडल के प्रभाविता के नियम या मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी व्याख्या या एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे इसमें जो है व्याख्या करने के दौरान मेंडल ने सबसे पहले एक प्रभावी लक्षण वाला पुष्प चुना और एक अप्रभावी वाला चुना। तो प्रभावी लक्षण वाला पुष्प, जैसे प्रभावी लक्षण वाला प्रभावी लक्षण, और एक तरफ क्या लिखा अप्रभावी लक्षण, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर और एक रेसिव कैरेक्टर को चुना। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण जैसे इसमें कोई भी प्रभावी लक्षण ले रहे हैं, जैसे लाल और सफेद मैं ले रहा हूं, तो लाल क्योंकि युग्मक हमेशा जोड़े रहते हैं, तो लाल पुष्प लिया, ये क्या है प्रभावी लक्षण है, और सफेद पुष्प लिया, ये क्या है मटर का लाल पुष्प, यह प्रभावी है, और सफेद पुष्प क्या है अप्रभावी है। तो लाल पुष्प क्या है, इसको भी इंडिकेट कर सकते हैं कैपिटल आर से, और सफेद पुष्प को स्मॉल आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखेंगे जब इन्होंने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने का तरीका देखें कि पहले एक गैमेट इसमें से लेंगे और इसके बारी बारी दोनों गैमेट को साथ क्रॉस करा देंगे, फिर इसका दूसरा गैमेट लेंगे और इसके दोनों युग्मकों के साथ बारी बारी क्रॉस कराएंगे। देखेंगे ध्यान से कि यह पहला गैमेट आप लिए यहाँ से यहाँ आया और इसका एक पहला गैमेट यहाँ आया, तो यहाँ से आया कैपिटल आर और यहाँ से आया स्मॉल आर। अब ये हो गया आपका क्या शंकर प्राप्त हुआ, मतलब शुद्ध तो नहीं प्राप्त, शुद्ध लाल पुष्प है ना, ये क्या है शुद्ध है, ये भी क्या है शुद्ध है। लेकिन जब दोनों के गुण आपस में मिल गए क्या हो गए संकर हो गए, जिसको हम हाइब्रिड कहेंगे। अब देखेंगे कि ये जो कैपिटल आर है यहाँ से स्मॉल आर आया, तो कैपिटल आर क्या है प्रभावी है और स्मॉल आर क्या है अप्रभावी है। तो कैपिटल आर प्रभावी होने के कारण इसका गुण दिखेगा और स्मॉल आर जो है अप्रभावी होने के कारण उसका गुण क्या होगा छिप जाएगा। तो क्या छिपेगा सफेद वाला गुण छिप जाएगा और लाल वाला जो गुण है वो प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर पुष्प कैसा दिखेगा लाल दिखेगा, तो लाल दिखा जिसको हम शंकर लाल भी कह सकते हैं, तो यह लाल हुआ। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी पुष्प जो थे लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच में जब क्रॉस कराए तो पहली पीढ़ी में हमें पुष्प जो प्राप्त हो रहा है कैसा प्राप्त हो रहा है लाल, यानी प्रभावी वाला दिख रहा है और अप्रभावी क्या है छिप रहा है। इसी तरह से इसका दूसरा क्रॉस कराएंगे, इसी का इसके साथ क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ से जब आया तो कैपिटल आर, यहाँ से आया तो स्मॉल आर। अब ये भी क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा। अब देखेंगे आगे कि इसके साथ भी बारी बारी सबको करना है ना क्रॉस, तो यहाँ देखते हैं कैपिटल आर और यहाँ से पहले वाले से आएगा तो स्मॉल आर, ये भी क्या हो जाएगा लाल हो गया। और यहाँ से आएगा और इसके साथ, तो यहाँ से आया तो कैपिटल आर और यहाँ से आया तो स्मॉल आर, ये भी क्या हो गया लाल हो गया। तो ये क्या है पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में पहली पीढ़ी में सभी पुष्प लाल प्राप्त होते हैं, यानी ऐसी घटना जिसमें प्रभावी लक्षण दिखे और अप्रभावी छिप जाए उसी को तो कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के आधार पर इसी को आप एक अपने काम या होमवर्क के रूप में नोट कर सकते हैं कि आप जब कैपिटल टी टी, एक तरफ कैपिटल टी टी और एक तरफ स्मॉल टी टी, यानी लंबा पौधा और एक बौना पौधा, लंबा पौधा प्रभावी लक्षण है और बौना पौधा अप्रभावी लक्षण है। तो लंबा पौधा और बौने पौधे के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो इनकी रेशियो क्या होगी, अगली पीढ़ी में किस तरह के पौधे प्राप्त होंगे, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साइंस सक्सेस चैनल पर जाकर। ठीक है, तो इस तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस कराएंगे तो अगली पीढ़ी में कैसा पौधा प्राप्त होगा इसको जरूर बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ प्रभाविता का नियम क्या है। यानी प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता। इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि जब मेंडल ने एक जोड़ी लक्षण जैसे
एक जोड़ी लक्षण लाल पुष्प और एक सफेद पुष्प के बीच, लाल पुष्प को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, सफेद पुष्प को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में सभी पुष्प लाल वाले प्राप्त हुए, अर्थात लाल जो होता है प्रभावी लक्षण है तो प्रभाविता का नियम इस पर लागू हो जाता है। इससे हम नियम की पुष्टि कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मेंडल के जो द्वितीय नियम है, मेंडल के द्वितीय नियम है, मेंडल के द्वितीय नियम। तो मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम अगर आपको समझ में आ गया है तो मेंडल का द्वितीय नियम, मेंडल का तृतीय नियम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेंडल का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम जिसे हम क्या कर सकते हैं, या युग्मकों के शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, इसको मैंने बताया था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैविट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैविट्स ऑफ लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन और सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन और सेग्रीगेशन। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे या इसकी परिभाषा क्या होगी। तो अभी हम आपको बताए थे कि मेंडल के प्रथम नियम में कि जो प्रभावी लक्षण है अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होने देता, अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता, तो उसमें प्रभावी लक्षण ही प्राप्त हुए कब, किस पीढ़ी में? पहली पीढ़ी में। अब हम पहली पीढ़ी में जो प्राप्त हो गए हैं, चाहे वो शंकर लाल हुआ चाहे शंकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ, तो पहली पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे हैं उन प्राप्त पौधों में दूसरी पीढ़ी में क्रॉस कराना शुरू करते हैं। अर्थात जो पहली पीढ़ी में प्राप्त हुआ था वो कैसा था? शंकर लाल प्राप्त हुआ था। अभी आपको जो है बैक करके देख सकते हैं कि शंकर लाल, जिसको हम कैपिटल आर स्मॉल आर कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्या है? शंकर लाल है, शंकर लाल यही प्राप्त हुआ था पहली पीढ़ी में, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं अलग होने लगते हैं, अलग होकर कोई शुद्ध हो जाता है, कोई शंकर प्राप्त होता है, तो युग्मक अलग अलग होने लगते हैं। तो इस चूंकि युग्मक अलग अलग होने लगते हैं या पृथक्करण होने लगता है इनका, तो इसको हम युग्मकों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। चूंकि युग्मक शुद्ध भी होने लगते हैं, अभी तो शंकर है ना, अभी शुद्ध तो है नहीं, तो जब शुद्ध होने लगते हैं तो इसको हम शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अलग होते हैं, सेपरेशन भी हो गया है इस तरह से। अब इस क्रॉस कराने का तरीका जो मैं बताया था आपको, कैपिटल आर यहाँ से आएगा, पहले ए वाला कैपिटल आर, इन दोनों कैपिटल आर और स्मॉल आर से क्रॉस जब कर लेगा तब यहाँ से स्मॉल आर फिर बारी बारी कैपिटल आर और स्मॉल आर से क्रॉस करेगा, तो यहाँ से आया क्या? कैपिटल आर। तो फिर इस पहला बस क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैपिटल आर। अब देख लीजिए ये होमोजाइगस कंडीशन हो गया, नहीं हो गया? ये विषम नियोमजी है, ये भी विषम नियोमजी है, लेकिन यहाँ पर सम नियोमजी हो गया, यानी समान प्रकार का जीन हो गया, या कह सकते हैं समान प्रकार का युग्मक हो गया। तो इस तरह से इसको क्या कहेंगे हम? शुद्ध, शुद्ध लाल हो गया। क्या हो गया? शुद्ध लाल, प्योर रेड हो गया। अब यहाँ से इसका दूसरा क्रॉस कराया, यहाँ से इसके दूसरे वाले से, तो यहाँ से आया तो कैपिटल आर और यहाँ से आया तो स्मॉल आर। ये क्या हो जाएगा? शुद्ध लाल। ये क्या हो जाएगा? शंकर लाल हो गया, क्योंकि इसमें दोनों के गुण है, शंकर लाल हो गया। ठीक है, अब इसकी इधर आइए, तो यहाँ पे आया क्या? स्मॉल आर। यहाँ से आया क्या? कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर प्रभावी है इसलिए वो पहले एक्सप्रेस करेगा, तो इससे भी क्या हो जाएगा? शंकर लाल, शंकर लाल। अब इसके बाद यह जो है यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आया स्मॉल आर, यहाँ से आया स्मॉल आर, तो दोनों स्मॉल आर हो गए, तभी तो शुद्ध हो गया ना, तो शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध सफेद। ठीक है, शुद्ध सफेद लिख देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण रेशियो के बारे में पूछता है, दो महत्वपूर्ण रेशियो के बारे में पूछता है। क्या? कि इनका जीनोटाइप अनुपात क्या है और एक फिनोटाइप अनुपात, और इसके बारे में चर्चा किया था। देखिए एक आप देखेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप क्या होता है। तो देखने पर आपको जो अंतर प्राप्त हो रहा है, जैसे एक शुद्ध लाल है, ठीक है, और एक शुद्ध सफेद है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? शंकर लाल है। अगर इनका जीनोटाइप अनुपात देखा जाए, शुद्धता का अनुपात देखा जाए,
तो एक संबंधे दो संबंधे एक है नहीं? एक संबंधे दो संबंधे एक है, क्यों? क्योंकि एक शुद्ध लाल है, दो संकर लाल है और एक शुद्ध सफेद है। तो इस तरह से एक संबंधे दो संबंधे क्या हो गया? जीनोटाइप अनुपात हो गया, जिसको कहेंगे हम जीनोटाइप। क्या कहेंगे? जीनोटाइप। अगर हम इसी तरह से फिनोटाइप देखें, केवल देख करके अंतर करना है, तो एक लाल शुद्ध लाल है, सब लाल तो दिख रहा है, देखिए कितने लाल दिख रहे हैं, लाल यहाँ है, लाल यहाँ है, लाल यहाँ है, तीनों लाल दिख रहा है और क्या एक सफेद दिख रहा है। तो तीन संबंधी क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ आपको हम बता दें, जो फिनोटाइप लक्षण, फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप लक्षण प्ररूप जो होगा उसका अनुपात क्या हो जाएगा? तीन लाल है ना, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये तीनों क्या है? लाल है, यानी तीन संबंधी एक एक क्या है? सफेद है। तो फिनोटाइप हो गया तीन संबंधी का रेशियो और जीनोटाइप हो गया एक संबंधी दो रेशियो। ठीक है, फिर से मैं बता दूं आपको कि युग्मकों की शुद्धता का नियम किस तरह से लिखेंगे। तो आप देखेंगे मेंडल के प्रथम नियम से प्राप्त पौधों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो कुछ युग्मक अलग अलग होने लगते हैं, कुछ शुद्ध हो जाते हैं। तो इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसकी व्याख्या के लिए आप मंडल के प्रथम नियम से प्राप्त पौधे जो है संकर लाल, दो संकर लाल पुष्प के बीच में आप क्रॉस करेंगे तो दूसरी पीढ़ी में क्या कहेंगे यहाँ पे? दूसरी पीढ़ी में, अप टू जनरेशन में एक शुद्ध लाल, दो संकर लाल और एक शुद्ध सफेद पौधे प्राप्त होते हैं, जिनका जीनोटाइप रेशियो एक संबंधी दो संबंधी एक होता है और फिनोटाइप तीन संबंधी एक होता है। इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके लिए, मेंडल का जो थर्ड लॉ है जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ मेंडल जो थर्ड लॉ है, तृतीय नियम जो है, जिसको हम युग्मकों के स्वतंत्र व्यूहन का नियम कहते हैं। स्वतंत्र व्यूहन का नियम जिसमें दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है। प्यारे छात्र और छात्राओं, आपको जो मेंडल का प्रथम नियम है या द्वितीय नियम है कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और जो मैंने आपको बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में जो मेंडल का प्रथम नियम था उनके बीच में आप क्रॉस करके देखें तो क्या रेशियो प्राप्त होगा। इसी तरह से दूसरे नियम में एक वर्क आपको मैं दे रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी और इस कैपिटल टी स्मॉल टी दो संकर जो है एक संकर लंबे हैं, संकर लंबे हैं, संकर लंबे हैं, संकर लंबे हैं, इनमें आप क्रॉस कराएं और क्रॉस कराने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप का, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए ठीक है, मेंडल का जो तृतीय नियम है यह दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित है। हम इसको अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि मेंडल का जो तृतीय नियम है, जो स्वतंत्र व्यूहन का नियम है वो क्या है, वो अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, जो मेंडेलियन डेविएशन के अंदर मेंडेलियन विचलन के माध्यम से इसको बताया जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे ब्लड रिलेशन या जो रुधिर वर्गों की जो वंशांगत होती है वह रुधिर वर्गों की वंशांगत कैसे होती है, माता पिता के रुधिर किस वर्ग के हैं तो उनके बच्चों में किस वर्ग का रुधिर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको बता दें कि बिल्कुल इजी वे में आप समझाएंगे कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप यही होगा, दूसरा नहीं होगा। ये भी आप सेक्स क्या कह सकते हैं कि एक तरह से आप अपने वंशों का निर्धारण कर सकते हैं कि किस तरह से जो है उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप का स्थानांतरण होता है। थैंक यू वेरी मच।